नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें से कई सारे पोर्शन इतिहास का, भूगोल का, संविधान का पूरा हो चुका है। आज के लेक्चर में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को कंटिन्यू करेंगे, जिसका यह पहला पार्ट होगा। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? इसका जवाब है ऑप्शन बी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर जो है बल दिया गया था। यहां से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी श्रृंखला 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कैसा है? ठीक है ना। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है फ्लोरोसेंट नीला है। कैसा है? फ्लोरोसेंट नीला। विकल्प सी सही है। तीसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। यानी सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है? तो जो है केरल की जो है साक्षरता, पुरुष की जाए, महिला की जाए या दोनों की जाए, तो केरल का ही नाम आता है। विकल्प बी यहां से सही है। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या तैयार होता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। इससे जो है अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए। कुल जो है 38.6% थी। कितनी थी? 38.6%। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? 10 की जनगणना होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है जनगणना की जाती है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करते हैं? जवाब है ऑप्शन डी। योजनागत और गैर योजनागत व्यय में जो है वर्गीकृत करते हैं। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? तो यह जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। क्या? चूना पत्थर। यानी चूना पत्थर से इस सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। पुदुचेरी यानी पांडिचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन से वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? सिंपल सा प्रश्न है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1951 में शुरू हुई थी। 1951। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? तो यह जो है राजस्व बजट कहलाता है। विकल्प ए सही है, राजस्व बजट। अगला प्रश्न, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, गन्ना। चीनी उद्योग के लिए जो है गन्ना प्राथमिक कच्चा माल है। यानी गन्ने से ही चीनी उद्योग का चलता है। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? यहीं पे आप लोग जानते हैं मधुमक्खी और शहद का नाम आ गया, तो यह जो है विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा, मिष्ठान हो जाएगा। 13वां प्रश्न विकल्प बी हो जाएगा, मिष्ठान क्रांति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए
प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ। 15वां प्रश्न है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो इसके लिए जो है पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए यानी पाइपलाइन के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जो है कच्चा तेल हो गया या पेट्रोलियम हो गया भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग कितना होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीडीपी बराबर जो है जीडीपी इसे कहते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग होता है। 17वें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है, यानी कितना है, या किससे अधिक नहीं है या किससे कम नहीं है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु को माना जाता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कौन से दशक से लेकर किस दशक के मध्य था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से डी, हरित क्रांति का पहला चरण जो है 1960 से लेकर 1970 के दशक में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? यानी जनगणना किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विकल्प यहां से ए सही है। अगला प्रश्न है, 2019 में भारत कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादनों में दूसरे स्थान पर है? तो भारत में कुल जो है इस्पात की अगर हम बात करते हैं तो 111 मिलियन टन होता है और यह जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उस समय जो है भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला प्रश्न है, किस बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो आप लोग जानते हैं भारत में अगर नोटों की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ जारी करता है, आरबीआई के द्वारा जो है नोट जारी किए जाते हैं। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो, इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है, यानी क्या किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से ए, इसे जो है स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरीकरण। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 74.04% थी साक्षरता दर 2011 के अनुसार भारत की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार की गई वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? तो इसे जो है व्यापार का मात्रा माना जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा, व्यापार का मात्रा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? जवाब है ऑप्शन ए,
हार्ड यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पे, यानी जो है अच्छी किस्म की फसलों पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो बैंक अपने रूप में नगद के रूप में रखे रहते हैं उसे जो है वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात। अगला प्रश्न है, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहां किस उद्योग की बात हो रही है? जवाब है ऑप्शन बी, यहां पर जो है वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व प्रयोजक के, ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व प्रयोज्य आय का निर्भर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, व्यक्ति प्रयोज्य आय बराबर होता है आपका व्यक्ति आय माइनस व्यक्ति कर अदायगी माइनस गैर अदायगी। ध्यान रखिएगा, विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है आपका कृषि का विकास करना था, ठीक है ना, कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। और यहीं द्वितीय की बात करते हैं तो यहां पर उद्योगों पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना स्थिर के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी? यानी स्थिरता भी लाना है और विकास भी करना है। तो यह जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। विकल्प यहां से बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय सीमा क्या थी? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 1956 से लेकर 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? पहली सबसे कम की अगर बात करते हैं तो बिहार आ जाता है, और दूसरी देखा जाए तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है। विकल्प बी आपका अरुणाचल प्रदेश सही होगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके किस भाग देकर की जाती है? यानी कौन सा भाग देकर की जाती है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, जनसंख्या से भाग देकर की जाती है, ठीक है ना। यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? जवाब है आपका ऑप्शन ए, इसे जो है कुल 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? अटल पेंशन योजना। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह योजना चलाई गई थी, अटल पेंशन योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? जवाब है ऑप्शन डी, जो है 82.14% पुरुषों की साक्षरता दर है। 40वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जवाब है बैंक सेवाएं। बैंक सेवाएं जो है
प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? यानी खरीदा गया सामान किसकी वजह से महंगा हो जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, प्रशुल्कों के कारण महंगा हो जाता है। ठीक है ना, प्रशुल्कों के कारण जो है महंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस डेट को शुरू की गई योजना है? यानी स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया से कई उद्यमियों को समर्थन देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति से। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को विकास का आधार माना जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, विनिर्माण उद्योग को जो है विकास का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आधारित है, यह आरक्षित है? जवाब है ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा की यहां पर बात हो रही है। परमाणु ऊर्जा जो है सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायक करता है? टैरिफ होता है या कोटा होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 46 का डी सही होगा। ए और बी दोनों, यानी टैरिफ और कोटा जो है दोनों घरेलू उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी की बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, एनएनपी बराबर जो है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है, यानी मूल्य में की गई कमी, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता दृष्टि से किस देश के थे? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, नॉर्मन बोरलॉग जो है एक अमेरिकी निवासी थे। अगला प्रश्न है, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उसके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसी बाजार संरचना को जो है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। 50 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और इसे कब लागू किया गया था? यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? जवाब है ऑप्शन डी, उसके एक साल बाद यानी 2020 में यह लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? इसका जवाब है उन्हें जो है स्वनियोजित कहा जाता है। क्या? स्वनियोजित, ऑप्शन ए, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। अगला प्रश्न है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? जवाब है आपका ऑप्शन ए, कुल 6% थी। क्या थी? 6%। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में
कब शुरू हुई थी, यानी किस प्रदेश में शुरू हुई थी? जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब में यह शुरू हुई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें जो है चक्रीय निर्धन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ समय के लिए वो जो है पैसे वाले हो जाते हैं फिर गरीब हो जाते हैं, यह जो है चक्रीय निर्धन के अंतर्गत आते हैं। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की हुई थी, जो कि उच्च उपज देने वाली किस्मों के शुरू करने की गई थी, यानी किन दो फसलों पर जो है विशेष बल दिया गया था हरित क्रांति की शुरुआत में? जवाब है ऑप्शन ए, चावल और गेहूं पर दिया गया था। इस तरह से हमने जो है पहले लेक्चर में 55 क्वेश्चन कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।